क्या होती है? टेक्निकल भी थी और हाँ, और इसके 3 पार्ट होते हैं, स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज। अगर आप लोग क्लास 6, 7, 8 क्लास के बच्चे होते तो मैं नॉलेज पे बात करता, मैं नॉलेज पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यू नो एवरीथिंग, राइट? करेक्ट? मैं एबिलिटी का मतलब है विलिंगनेस टू अप्लाई। आप विलिंग हैं अप्लाई करने पे ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सीख रहे हैं मुझसे, अमान साहब से या वकील साहब से या जहाँ से भी, तो मुझे आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है कि आप ये करेंगे, क्योंकि आप अगेन 6, 7 क्लास 5 क्लास के बच्चे नहीं हैं। तो मैं इससे बोले किससे बात करूंगा? स्किल पे, कि वो चीज जो हमें नहीं पता वो क्या है और हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टेक्निक से, टेक्निक पे फोकस करूंगा, किसी पे फोकस नहीं करूंगा। किसी ने कहा वर्बल ओरल, अब मुझे प्रोजेक्शन की शायद जरूरत पड़े। प्रोजेक्शन से पहले मैं मुझे याद ही है वैसे एक आखिरी चीज इसी में, मैं थोड़ा सा चैलेंज मैंने उधार दिया था आपको, इसका क्या? हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सर लाइट ऑफ करो। जी मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्या नजर आ रहा है? कितने? कितने? और रेड है और नहीं, सवाल ये हाउ मेनी? एक ही है। एक है? नहीं, 2 है? डेढ़ 1 है, 1.5 है, क्या हो गया? 1.5 जो लिखा जा रहा है उसे 1, ठीक है? 2 हैं और सोचें तस्वीर ऐसी है सर, 2 अप्रैल है। मैंने कहा कि ये एक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैंने कहा ये मैथमेटिक्स का सवाल है, मैंने कहा क्या नजर आ रहा है? तस्वीर ऐसी नजर कितने एप्पल नजर आ रहे हैं? ये एप्पल तो है, हम तुमको बताएं। 2 और और सोचें, और ये नजर आ रहा है, उस पर लिखा हुआ ओके, और अब मुझे भी देखना है। नहीं, मैं एप्पल पे फोकस करते हैं। अच्छा, और बस इतने नंबर हैं, 1 नजर आ रहा है किसी को, 1.5 नजर आ रहा है किसी को, 2 नजर आ रहे हैं। सर रेड है नंबर, रेड नंबर नहीं होता, नंबर चाहिए, आंसर इज इन नंबर। 1.5 लॉक कर दें 1.5। यस सर, अगर मैं एक और नंबर ले आऊं तो, और आप सब एग्री करने लगे तो मैं भी ले आऊंगा सर। ले आएंगे? ये बात हो जाए, लेके आ सकता है, ये मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग लेके आए। सर अगर मैं उसको कर दूंगा तो 2.5 हो जाएंगे मेरे। 2.5 हो जाएंगे? चलें 2.5, मैंने मान लिया 2.5। ओके, मैं अगर ये कहूँ आई सी मिलियंस ऑफ एप्पल, हाँ हाँ, बार बार सीट बोलते, जरूरत नहीं की आपने, जरूरत इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं बोला? आपको लगा स्टूपिड होगा? लगा ना? यार मैं क्या बोलता हूँ ऐसे, सब हंसेंगे, ये लगा ना? कुछ पौधे लगाएंगे। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि आज से पहले कभी किसी न किसी जगह पे, कहीं ना कहीं, किसी मजमुए में, कहीं फैमिली के अंदर, दोस्तों में मैंने कुछ बोला था,
मुझे कहा गया है नदी ऊपर आए इसलिए तो हम जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर आते हैं। तो ये जो हेजिटेशन थी बोलने की, हेजिटेशन आई बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। बट इस चैलेंज में अगर मैं कहूँ, क्या मैं इस तरह सोच सकता हूँ कि दे आई सी मिलियंस ऑफ एप्पल, लेकिन अभी तो नहीं ना सर, लाइट आई सी, मेरे विजन की बात हो रही है। आपने देखा, किसी ने देखा एक एप्पल, उसको ये नजर नहीं आया बेचारा, ठीक है। किसी ने 2 देखे, पता नहीं कैसे, मैं नहीं जानता। तो हम सब के अलग अलग परसेप्शन होते हैं। हम चीजों को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, हम सब के जाविये मुख्तलिफ होते हैं। एग्री करते हैं इस बात से आप लोग, राइट? एक जाविया ये भी है कि एक एप्पल है, एक जाविया है कि 1.5 है, एक जाविया है कि 2 हैं, एक जाविया है कि 2.5 हैं, एक जाविया है कि मिलियंस हैं। मुझे पता है इसमें से गलत क्या है, कोई भी नहीं। अच्छा लेकिन हाँ जी सर। वो चीज इम्पोर्टेंट है जो बंदा उस वक्त सिचुएशन में वो सोच रहा है, जिसके मुताबिक उसमें सोच रहा है। बहुत मैंने आप लोगों को वक्त दिया कि और सोचें। परसेप्शन है, परसेप्शन है ना, थिंक फ्रॉम अदर एंगल्स। एग्जैक्टली, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू थिंक फ्रॉम अदर एंगल्स। हम 1 से शुरू हुए, 2.5 पे आकर रुक गए। ये हुआ, यानी इस क्लास का, इस मजमे का जो कलेक्टिव परसेप्शन था वो था फ्रॉम 1 to 2.5। मैं एक और पर्सपेक्टिव ऐड कर रहा हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है? क्या यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ एप्पल नजर आ सकते हैं? नजर आ रहे हैं किसी को? अब आ रहे हैं? क्या किया हमने? अपना परसेप्शन चेंज किया। आपने परसेप्शन चेंज किया, किसी और के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की और थोड़ा सा मेहनत की, स्ट्रगल किया, राइट? जरा और स्ट्रगल करें। हाउ मेनी स्क्वायर्स? 70 अरे यार मैं सामने आ रहा हूँ, अब मैं इसके सामने आऊँ, उससे कहाँ जाऊँ मैं? 17 इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। 17 कोई क्वेश्चन है, दो जल्दी से। हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी? 17 94 21 अच्छा सब स्क्वायर को सर ये तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे सर, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कर दिया ना आपके लिए यार। कितने हो गए? 4162। सिर्फ इसका फर्क था, फर्क नहीं, जो एप्पल वाला और इसमें जो फर्क था वो ये था। इसमें से कौन सा आंसर गलत है? एंड इट्स नॉट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, कोई भी गलत नहीं। फर्क क्या है? विजन का। और ये वाला तो खास तौर पे सबसे ज्यादा वो था, जो 2 आवाजें आई थी मुझे। 16 फौरन बोला, 17 फौरन बोला गया, 24 भी मैंने सुना, 23 भी मैंने सुना, ठीक है। और सबसे पहले किसी ने बोला था कि ये तो कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी, बड़ी लंबी चौड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है। यानी कोई एक साहब थे जिन्होंने 3D में सोचा, क्यूब में सोचा, स्क्वायर में, तो वॉटेवर पता नहीं क्या है। मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद क्या है ये सब करने का? 2 एक्टिविटीज कराने का मकसद क्या था? मुझे आप लोग बताएं। विजन बड़ा, ब्रॉडन किया गया, पर्सपेक्टिव। और सर चेंज ऑफ डायमेंशन जो सारी की वैल्यू चेंज की जाए कि हम इस एस्पेक्ट से भी सोचा जा सकता है। विच मीन कि जो आपने सुबह स्पेक्स लिखे थे वो स्पेक्स बेनिफिट में कन्वर्ट करेंगे, तो द होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज द वे यू कैन कन्वर्ट these specs into the benefits, and these benefits will be customized for investor, other benefits for a person जिसकी ये डिमांड नहीं है, वांट है, उसके लिए बेनिफिट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। वो शख्स जिसकी ये नीड है उसके लिए बेनिफिट्स अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट बदल जाएगी, बेनिफिट बदल जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी अगर आप आज से ये प्रैक्टिस शुरू करें। वॉट एवर प्रोडक्ट दैट यू डील, हमने तो एक इसकी बॉडी प्लॉट लिया था, ये बंगला हो सकता है, एक दुकान हो सकती है, ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके बेनिफिट्स किस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में बाकायदा जो मार्केटिंग कैंपेन्स पे जो हमें मिलते हैं ना, बड़ी बड़ी किताबें खूबसूरत, उस एक का हम एक को डायसेक्ट करेंगे। बहुत बड़ी हाँ
लेबर से हाँ। ऊपर यूनिट को लेके आ रहे हैं। एक्सपोजर लाया तो उसमें देख मुझे चाहिए होगी, मैं ले लूंगा अगले दफा और उसको हो जाए वो। सर एक जैसे आपने एप्पल दिखाए थे, तो एक होती है चीज़ पैसों से खरीदना, ठीक है ना, और एक होती है ऐसी बात करना। यहाँ तो सिर्फ ऐसी बात हो रही है ना, यहाँ पे आप ये बेच नहीं सकते ये कह के कि भाई ये मिलियन डॉलर में 1 करोड़ रुपए लूंगा, बिल्कुल सही। नहीं बेच सकते ना। तो वो प्रैक्टिकली वो वहाँ पे हम अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी जो फिजिकली अभी चीज़ अवेलेबल है उस पर बात होगी। फ्यूचर में इतना आगे जाना कि वो क्या भाई क्या हवा में बातें कर रहे हो। मौजूद है जब हमने कन्वर्ट किए थे स्पेक्स इनटू बेनिफिट्स, और उस बेनिफिट्स में हमने एक इन्वेस्टर को अलग एलिमेंट दिखाया था। 5 मिनट है अभी देखो कर दूं। उसमें हमने उस इन्वेस्टर को बताया था कि रेफरेंस पॉइंट अगर हम लें और तो कितना % इंक्रीज जो है वो अगले 3 साल में हो सकता है। इसी क्लास से मेरे पास लास्ट मेन्यू में मांगा गया था कि हम करें प्राइस फोरकास्टिंग, राइट। फोरकास्टिंग क्या होती है? आपको क्या लगता है कि फॉर्मूला है फोरकास्ट करने का रियल एस्टेट की वो प्राइसेस हम रहते हैं फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है तो रेंट से निकालते हैं उसकी वैल्यू आरओआई ये सब एनालिसिस होते हैं। तो फिक्स नहीं है, तो कोई अपना बनाता है सर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्टर। कितनी डेविएशन आ सकती है? लेट्स डू इट हियर। मैं आपको एक यूनिट देता हूँ, ठीक है, और मुझे बताएं फोरकास्ट करें कि 6 साल बाद इस यूनिट की प्राइस क्या होगी। जो भी आप नंबर देंगे मुझे डेविएशन बताएं कि उसमें कितने % की डेविएशन हो सकती है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है डेविएशन इज अलाउड ऑन 3% ओनली, ठीक है। विदाउट अ रेगुलेटर, विदाउट ट्रेंड्स, यू कैन नॉट फोरकास्ट। और अगर आप फोरकास्ट करेंगे तो उस फोरकास्टर को फायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें इतनी डेविएशन होगी। जब आपने पहली क्लास में फोरकास्टिंग बोला था तो उस समय मैंने हाउ टू एड्रेस इट, यू कैन नॉट। आपका एक स्टंट, गवर्नमेंट का एक स्टंट जो है वो आपकी पूरी इंडस्ट्री हिला देता है। हाँ, मैं पेट्रोल प्राइसेस को फोरकास्ट कर सकता हूँ, शायद 3% डेविएशन पे नहीं, शायद 6-7% डेविएशन पे। मैं इंटरेस्ट रेट को फोरकास्टिंग कर सकता हूँ कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस मुल्क के अंदर, बाहर से आया हूँ, आज 10 साल बाद उस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट प्रिवेल क्या कर रहा होगा इकोनॉमी को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए। क्यों? क्रिएट्स अ रेगुलेटेड इकोनॉमी। हमारा बिजनेस रेगुलेटेड नहीं है, हमारे पास ट्रेंड्स नहीं है, हमारे पास रिसर्चेस नहीं है। मुझे कोई एक जगह बता दें जहाँ से मुझे पाकिस्तान या कराची का हार्डकोर रिलेटेड डाटा मिल सके। एक जो पॉइंट में पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, मतलब दैट्स इंडिकेटर। मतलब जो है वो क्योंकि फ्रॉम नाउ टिल 10 इयर्स इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी और इतने घर और चाहिए होंगे, ठीक है, एट दैट पॉइंट वी आप कैन डिमांड तो स्पेकुलेट कर सकते हैं। हाँ। हम प्राइस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। डिमांड इज बिल्कुल, सप्लाई और डिमांड। आप सप्लाई कैसे फोरकास्ट करेंगे? इसमें देखिए जैसे और एक और बात अभी एक मिनट, मसला ये है कि बहुत आसान फॉर्मूला इकोनॉमिक्स का सप्लाई डिमांड और प्राइस वाला बहुत ही आसान है, लेकिन आप पाकिस्तान में या कराची में जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपको जमीन कितनी रह गई है, या मैं कराची से हट जाता हूँ, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई के पता है आपको फैक्ट्स कि वहाँ पे अब हॉरिजॉन्टल चलना शुरू हो गया, वर्टिकल खत्म हो गया, और उतना कंक्रीट हो चुका है कि वो अब जो है वो मजीद कंक्रीट हो चुकी है, वो फ्लड्स में इतना मसाइल आ रहे हैं। तो आप इस तरह के किसी शहर की प्राइस फोरकास्टिंग कैसे करेंगे जहाँ पे वो करके दिखा सकते हैं, जहाँ पे आपके पास ना सप्लाई रिलेटेड डाटा है, आपके पास एक पॉपुलेशन का डाटा जरूर है। अच्छा ये बताएं, अगर आज से 30 साल पहले ये सोचा गया कि एक साहब होंगे, उनका नाम का तारिक, वो पैदा होंगे और वो डिमांड का पार्ट बनेंगे और डिमांड इंक्रीज होगी, आज 30 साल बाद मुझे लगता है कि आई कैन नॉट बाय अ लैंड, आई कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी, इट्स वे बियॉन्ड माय औकात। तो मैं उस डिमांड साइकिल से बाहर निकल गया। इसीलिए हमने पहली क्लास में सप्लाई डिमांड नीड डिमांड और वांट की डिफरेंस समझी थी कि क्या मैं डिमांड में आता हूँ, मैं डिमांड वाली कैटेगरी में फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ, और अगर करता भी हूँ तो इस वक्त मेरी वर्थ क्या है कि मैं क्या डिमांड कर सकता हूँ। क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आई नीड अ हाउस, वेयर
डू आई नीड अ हाउस इन DHA, डू आई नीड अ हाउस इन स्कीम 45 और मुझे सोचानी। डिमांड तो अपनी जगह पे है हर जगह हर सेक्शन। रेंटल की डिमांड बढ़ी है पिछले 10 सालों में, कैन यू एग्री ऑन दैट? यस बहुत सर रेफर मैंने बोला 60% रेंटेड हाउसेज हैं सिंध में, कराची में। कराची इतना, क्योंकि हमारे पास फिगर्स नहीं है इसलिए कोट नहीं कर सकते, तो ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। बट इतना रेंटल इंक्रीज हुआ है कि अच्छे अच्छे रियल्टर्स अब रेंटल में पार्ट करने लगे हैं, वरना पहले वो रियल्टर जो रेंटल करता था उसको जरा सा शूदर रियल्टर समझा जाता था। ठीक है, वो बर्हमन रियल्टर नहीं होता था, इस्लामिक नहीं होता माजरत के साथ। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि रेंटल की डिमांड तो पागल की तरफ बढ़ गई है। और ये क्यों हो रहा है? ये इंडिकेटर जरूर है। आप यहाँ से जरूर बता सकते हैं कि ये जो ट्रेंड निकला है रेंटल का कि इतने परसेंट में चला गया, जैसे उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता इसकी सोर्स क्या है। 60% घर सिंध के अंदर जो है वो रेंट पे हैं, मुझे इसकी सोर्स नहीं पता, लेकिन लेट्स से दिस इज अ फैक्ट पॉइंट। तो आप जरा फोरकास्ट करके देखें कि आज 10 साल बाद हमारा रेंटल कहाँ होगा और हमारी एक्चुअल ओनरशिप प्रॉपर्टी कहाँ होगी। ऑन दैट विल टेक अ ब्रेक। अब तक मैं अपना मेन्यू शुरू नहीं कर सका हूँ, तो ये पेपर वो भी आना है ना, उसी का पार्ट है। तो हम थोड़ी देर में दोबारा शुरू कर, 10 मिनट का ब्रेक है ये, 10 मिनट खा पी के आ जाएं जो खाना पीना है, और हम फिर कम्युनिकेशन में बात करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया और कुछ सवाल किए। अब से 12 बजे तक हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पे, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस एज मार्केटियर्स, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन एक इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़ी दुनिया है कि हम 1.5 घंटे में उसको ख़त्म कर नहीं पाएंगे, तो उससे कुछ चीज़ें हम अगली क्लास में ले जाएँ। लेकिन जो मैंने सोचा था, जो सवालात आ रहे हैं वो ज़रा फ़र्क हैं, तो मैं क्विकली उन सवालात को एड्रेस करूँगा। कम्युनिकेशन, जिसे हम उर्दू में राब्ता कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। मसला यहाँ पे आता है कि जब हमें कम्युनिकेट करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो मसाइल किन नौइयत के होते हैं, ज़रा उसको थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आएंगे कि जो मैंने लिया के लिए। चूँकि ये सवाल यहाँ से 5-6 लोगों ने किए, तो मैंने उनको एड्रेस कर देते हैं। सबसे पहला मसला आता है ज़ुबान का, लैंग्वेज का, कि हमारे पास या तो सही अल्फाज नहीं होते, या हमारे पास इतनी अच्छी मुकैफ नहीं होती जहाँ पे हम अपने आप को सही तरह एक्सप्रेस कर सकें। तो याद रखें, मैंने हज़ारों रुपए बर्बाद किए हैं डिफरेंट लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स में बचपन में अपने, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही सीखी है कि आपको कोई भी ज़ुबान सीखनी हो तो देयर इज़ अ लॉ ऑफ नेचर टू लर्निंग एनी लैंग्वेज। और ये लॉ ऑफ नेचर जो है, ये हमने सीखा है बच्चों से, छोटे पैदा होने वाले बच्चों से। और ये लॉ कहता है कि देयर आर 2 इनपुट एंड देयर आर 2 आउटपुट। अगर आपने लिखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको बोलना है तो आपको सुनना पड़ेगा। आप जो सुनेंगे आप वो बोलेंगे, आप जो पढ़ेंगे आप वो लिखेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर्स लॉ ऑफ लैंग्वेज कहते हैं इसको। आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है पैसे बर्बाद करने की कहीं। What all you need to do is to find ways where you can read and write। ये आप आइसोलेशन में कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लिसन, मेरे बचपन में लिसनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी सिवाय एक खबरनामे के, क्योंकि PTV आता था, NTM भी नहीं होता था ज़माने में। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहें तो अमेरिकन इंग्लिश सुन सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश सुन सकते हैं, फ्रेंच, अरबिक कुछ भी सुन सकते हैं, आसानी से सुन सकते हैं, 24 घंटे सुन सकते हैं, हमारे फ़ोन पर सुन सकते हैं, TV पर सुन सकते हैं, राइट। उस ज़माने में हमें कैसेट ख़रीदनी पड़ती थी सुनने के लिए, ऑडियो कैसेट्स। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। सो प्लीज़ तो अच्छा, फिर आता है ये वाला पार्ट। यहाँ पे यू नीड एन ऑडियंस। यहाँ पे आपको रीडर चाहिए, आपको हर तरह का रीडर मिल जाएगा, जो कोई भी आप लिखेंगे पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट के किसी भी जगह पे, और लोग पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे, बट आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। ये है वो एक पार्ट जहाँ पे आपको चाहिए होती है ऑडियंस। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ योर होम। योर होम
people who are in the family can be your audience, people who are your friends can be an audience initially. तो लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में इस फॉर्मूले ने हल किए हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जहाँ पे आप लिंग्विस्टिक्स को प्रैक्टिस कर सकें। ये सवाल आया था, मैंने यहाँ बता दूँ ज़रूर। एक और सवाल आया था सोशल एंजाइटी पे, कि जब हम बात करते हैं, जब मैं बात करता हूँ किसी ने यहाँ से कहा दूर ने कि तो मुझे घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो जाता है वगैरह वगैरह। थोड़े से 2 मिनट पे गुजारते हैं। आपके सामने इस वक्त ये साहब खड़े हैं ना, ये वो साहब हैं जो आज से मैं बात कर रहा हूँ 98 कितना सा हो गया, 20 साल पहले, 98 to 2000, 20 साल पहले। नीचे नहीं है सर, क्या बात तो नीचे तो नहीं, ऊपर भी नहीं है, ऊपर नहीं, यहाँ मार्केट ऊंचाई, तो आप उस क्लास के अंदर घुस जाएं, ऊपर वाली उसके अंदर से जाके इसके पास लेके आए। अमन साहब की जेसी लगे हैं, मार्केट के बगैर नहीं समझ, ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, 2 मिनट लगेंगे। मेरे कॉन्फिडेंस का ये आलम था कि ग्रुप तो दूर की बात है, मैं एक शख्स से, चाहे वो सेम जेंडर ही क्यों ना हो, बात नहीं कर पाता था। मेरे अल्फाज टूटते थे, मेरी आवाज़ हल्की हो जाती थी, मैं स्टमर करता था, मैं हिचकिचाता था, और जो कुछ जो यहाँ पे था वो यहाँ तक नहीं आ पाता था, जो यहाँ पे आता था वो ऐसा निकलता था कि सामने वाला कहता था क्या उल्टी कर रहे हो। आई वॉज दैट टेरेबल। मैं कपकपाना शुरू कर देता था लोगों से बात करते हुए। सोशल एंजाइटी का ये आलम था। और उसके बाद एक दिन मैंने रियलाइज किया, खुद डिसीजन लिया कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो उसका बेहतरीन तरीका होता है फेस योर फियर। जिस चीज से आपको डर लगता है उसको फेस करें। रिसर्च कहती है दुनिया के अंदर जो फियर्स होते हैं उसमें नंबर 2 पे आता है, मार्कर नहीं है, नंबर 2 पे आता है फियर ऑफ डेथ, मर जाने का खौफ। और पहले नंबर पे आता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पे आप खड़े होकर पब्लिक से बात कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब 3 ही लोग क्यों ना हो। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। I started talking to a non-living thing. That was a mirror. लेकिन वो इतनी मजे की फैंटेसी बन जाती है, सॉरी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि मुझे अपने आप से बातें करने में मजा आने लगा। लेकिन मुझे फायदा क्या हुआ कि मेरी आवाज़ खुल गई, मुझे अपने आप को नजर आने लगा कि उस जमाने में आज तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये फ़ोन निकाला, यहाँ लगाया और वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू होगी, 10 मिनट बकवास की, फिर देखा अच्छा मैंने कैसा बोला, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मेरी शक्ल कैसी आ रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी आ रही है, सब नजर आ गया। पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। तो आई स्टार्टेड विद द मिरर। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 3 months विद द मिरर, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की है अपनी वॉइस की पिच और टोन और अपने एक्सप्रेशंस। फिर मैंने कन्वर्ट किया इनटू अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ किड्स इन माय एट माय होम। मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, छोटे छोटे, वो मेरी ऑडियंस थी। वहाँ से शुरू की, क्योंकि बच्चे जज नहीं करते आपको। वहाँ से मैंने शुरू किया। मेरा तो केस बहुत टेरेबल था, आप लोगों का इतना बुरा केस आई होप नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। तो मैंने शुरू किया बच्चों से, वो करते 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 और फिर वो फॉर्मूला लैंग्वेज का जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस करता रहा मैं, जिसमें मुकालमा खास तौर पर बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, डायलॉग। और फिर मैंने अपनी ऑडियंस की क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज की। मेरा ये आलम था कि अगर मुझसे एज में कोई 1, 2, 3, 4 साल बड़ा शख्स हो और जो ज़रा ज़्यादा बेहतर आवाज़ में बात कर सकता हो तो मुझसे सामने म्यूट होता, साइलेंट, ऐसे मैं गूंगा हो, कुछ नहीं बोलना। मैं बोलता ही नहीं था यार उसकी नॉलेज की बात करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, सोशल एनालिटिक्स। आज कौन सा दिन 5वां या 4वां? कुछ लोगों ने 5वें किया, नहीं कुछ नहीं, चौथा 5वें भी किसी ने अगले क्लास की पहले आ रहा था, आगे भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने प्रैक्टिस की और आहिस्ता से अपनी ऑडियंस की क्वांटिटी क्वालिटी इंक्रीज करते गया। और उसके बाद मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अपनी ज़िंदगी में वो ये थी
कि मैंने दोस्ती की उन लोगों से जो मुझसे एज में 10 साल 12 साल 15 साल बड़े थे। तो आज मेरा अलमिया ये है कि मेरी ज़िंदगी में जितने लोग हैं, दोस्त हैं मेरे जो रियल हार्डकोर फ्रेंड्स हैं, वो सब 60 टच कर चुके हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है ना वो सॉरी उनको मैं कहता हूँ कि दोस्त है मेरे, कि मतलब तुम्हारा चल चला हुआ है। तो लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ सालों पहले मैंने जो प्रोफेशन सेलेक्ट किया 2004 में, वो प्रोफेशन था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो मैंने सोच कर जो कि सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मैंने 250 लोगों तक से पब्लिक स्पीकिंग पूरे दिन की, 2-3 घंटे की पूरे दिन की मैंने वर्कशॉप रन की। तो मैं कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा। सो आई एम लिविंग एग्जांपल फॉर फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर हियर हु हैव दिस फियर कि हम कैसे बात करें। तो बोलना, अच्छा, एक अच्छे रियल्टर को, एक अच्छे मार्केटियर को, एक ऐसे शख्स को जो कि इन्फ्लुएंस कर सके, उसके लिए ज़ुबान पे उबूर, ज़बान पे नहीं ज़ुबान पे फ़र्क है ज़बर और पेश का। ज़बान इज़ द लैंग्वेज, ठीक है। तो ज़ुबान पे उबूर हो ना हो, ज़बान पे ज़रूर उबूर होना चाहिए कि आपके पास चाहे बहुत बेसिक लेवल की वोकैबुलरी हो, लेकिन आपको मेरे पास बहुत बेसिक लेवल की वोकैबुलरी है, लेकिन आपको इस्तेमाल करने में जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं उनका वो कॉन्शियसली कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 क्यूरीज थी ब्रेक के दौरान, तो मैंने पास एड्रेस कर लिया है। आगे कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन को, बातचीत को जो मुझे आपसे करनी है, जो मैं आपसे कर रहा हूँ, 1-on-1 हो, 1-to ग्रुप हो, दोनों सूरतों में जो कुछ भी हम बोलते हैं जनरली उन्हें 3 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। आप जो भी बोलते हैं उसमें शामिल होते हैं अल्फाज, वर्ड्स, करेक्ट? उसमें शामिल होती है टोन, एग्रीड, और उसमें शामिल होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? जेस्चर्स। जेस्चर किसे कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज पे हम थोड़ी देर में आते हैं, पहले मैं उसकी इंपॉर्टेंस से बात करते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। बट प्राइमरीली व्हेन यू डिवाइड अ नॉर्मल कम्युनिकेशन इवेंट, उसके टुकड़े करें जब, तो ये 3 चीज़ें निकल के आती हैं उसमें से। उसके अंदर होता है अल्फाज, उसके अंदर होती है टोन, और उसके अंदर होती है बॉडी लैंग्वेज। टोन क्या होती है? बात करने का लहजा, बात करने का तरीका। एक्सेंट नहीं आता इसके अंदर, एक्सेंट बिल्कुल नहीं आता इसके अंदर। लहजा, पिच, वॉल्यूम, लहजे में सब कुछ आ जाता है। लहजे में सब कुछ आ जाता है। तो और एक ही जुमला आप 15 मुख्तलिफ तरीके से बोलेंगे, और उसके कहाँ स्पेस लगानी है, किस वॉइस टोन में है, वो उसका मीनिंग बदल देगा। माजर के साथ यहाँ अडल्ट बैठे हैं, इसलिए मैं एक जुमले में प्रैक्टिस, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, वो फैन ना होइएगा। आपका नाम क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, जोर। तो सैफुर रहमान साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक ही जुमला, जरा मुझे और लोग बताएं कि जब मैं सैफ से ये जुमला बोल रहा हूँ तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है? सैफ कैसे हो? ठीक है। क्या किया मैंने? सैफ कैसे हो? पुरानी दाद सेम जुमला, कोई फुल स्टॉप कॉमा का फर्क नहीं था। फुल स्टॉप कॉमा वाला फर्क बहुत मशहूर एग्जांपल है हमारे पास ऑलरेडी, रोको मत जाने दो, सुना है? सुना है ना कि उसमें अगर आप बोलते हुए कॉमा लगा दें, रोको मत जाने दो तो अलग हो जाएगा, रोको मत जाने दो तो अलग हो जाएगा। कॉमा जो है वो आपने रोको के बाद नहीं लगाया, रोको मत के बाद लगा दिया। बगैर फुल स्टॉप कॉमा के इस्तेमाल किए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टोन से मैसेज बदल सकते हैं। राइट, एग्रीड? इसका मतलब टोन इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताएं, आप लोगों का क्या ख्याल है कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है? कितनी परसेंट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 100? ठीक है, टोन कितनी इंपॉर्टेंट है और बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है? सबका टोटल 100 होना चाहिए। मैं 4-5 बोल लूंगा ओपिनियंस, कोई एक बताए मुझे। सर, वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट? अल्फाज
30%, 30 टोन 70, oh sorry, हैं नहीं 60 तो ये 10 हो गया 10 हो गया. सर वो सबसे आखिर में जवाब है क्या बताएं वर्ड और एक्सप्रेशन वर्ड एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज के अंदर कहेंगे ठीक है कितना परसेंट वर्ड कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है और बॉडी लैंग्वेज कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है ये भी कह रहा हूँ 30-70. 30-70 तो टोन कहाँ के बेचारी 0 बोल रहे नहीं. तीन चीजें हैं वर्ड टोन और बॉडी लैंग्वेज सर मैं बता वर्ड सर 20 आप कह रहे हैं 30 20 50 ओके एक और ओपिनियन चाहिए मेरे से सर 40-40-20. 35 and 30. 35 एंड 30. 30. सर 20 40 20 40 40 और बोलते रहे 10. 10 80 ओ शाबाश ये बात बताएं मुझे 20-30 एंड लास्ट जिंदगी भर जो Body आपने language पढ़ाई की 10वीं 12वीं 14वीं 16वीं आपने सारा का सारा फोकस किया वर्ड्स पे वर्ड्स पढ़ने वर्ड्स बोलने वर्ड्स लिखने में वर्ड्स सुनने में अब आप कह रहे हैं कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है 30 30 20 20 10 50% body. राइटिंग में अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है अदरवाइज ओरल में जो है Exactly. सर वर्ड का इस्तेमाल आपको सर बेसिक कम्युनिकेशन सीखने के लिए वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है लेकिन जब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं टुवर्ड्स इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स मार्केटिंग तो आपको बाकी दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना पड़ता है रिसर्च कहती है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एक कंपनी है जो वर्ल्ड लीडिंग रिसर्च BCG ग्रुप कहते हैं उसे उन्होंने रिसर्च की कई सालों तक और उन्होंने कंक्लूड किया हर चीज चाहिए तुम्हें हर चीज चाहिए तुम्हें नहीं दूंगा पूरा लैपटॉप ले जाओ कोई फायदा नहीं होगा 10 साल का खुद रिसर्च करो कहाँ है मार्क वो मेरा तजुर्बा कहता है मैं सब दे दूंगा आप लोगों को ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब ले लेना फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद नहीं खोद के निकालेंगे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा मैं तो ऊपर हमारे साथ लड़ गया हूँ कि क्या दे दिए मुझे क्लास ही सही नहीं है सर क्लास ही देनी है चले मैं वर्बलाइज कर रहा हूँ उसे छोड़ दें उसको सो वर्ड्स 7% इंपॉर्टेंस रखते हैं टोन कितना परसेंट इंपॉर्टेंस रखती है 38 कितना बचा बॉडी लैंग्वेज मैं नहीं कह रहा रिसर्च कह रही है 788 में रिसर्च ये थी BCG ग्रुप ने की थी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने और कई सालों तक की थी उसके बाद नीट में रिजल्ट निकाले थे उन्होंने और इसे हर साल रिविजिट किया जाता है नंबर आसपास यही रहता है एक बढ़ गया एक कम हो गया यानी हमने इस पे तो बहुत मेहनत की है तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता टाइम नहीं है इस पे आप लोगों ने जिंदगी गुजार दी मैं इस पे बात करना चाहूँगा एग्रीड चलिए अब मुझे बताएं बॉडी लैंग्वेज क्या होती है अच्छा हमारी ऐसी हरकतों से ऐसा लगे कि हम क्या चाहते हैं हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं. इससे पहले कि बॉडी लैंग्वेज में किसी ने कहा नॉन वर्बल जरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अंडरस्टैंड देयर आर टू ओरल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन ओरल का मतलब एवरीथिंग दैट इज कमिंग थ्रू माय माउथ वर्बल का मतलब everything that has words in it which mean writing में एक खत दे रहा हूँ तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है मिसकंसेप्शन ये है कि खत को कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन नहीं ये वर्बल है
हर वो चीज जिसमें इस्तेमाल हो रहा है अल्फाज, वो है वर्बल। हर वो चीज जिसमें वर्ड्स के अलावा और चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसे कहेंगे नॉन वर्बल। नॉन वर्बल की कैटेगरी आती है ओरल। अब मुझे नॉन वर्बल और नॉन वर्बल में ही बॉडी लैंग्वेज भी आती है। नॉन वर्बल की एग्जांपल्स हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसको देख के सीखो कैसे बैटिंग करना है। नहीं posture ये होता है, facial expressions और open and close. तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर सब साइड आता है आई कांटेक्ट, थोड़ा देर में उसको बात करते हैं। जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स का मतलब है दिस इज माय बॉडी, these are my hands. Everything that I communicate through my hands are called gestures. ठीक है? अब let's understand कि आप लोगों पे इन gestures का से क्या मैसेज कम्युनिकेट होता है, और मैं कुछ 4-5 करके दिखाऊंगा, और साइंस क्या कहती है कि इन gestures का क्या मतलब है। ये जो साइंस है, साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, प्लीज याद रखिए ये 100% एक्यूरेट साइंस नहीं है, यानी ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे 2 = 2 + 2 = 4 हमेशा नहीं आता, बट ये रिलेटिवली एक्यूरेट होती है, रिसर्च बेस्ड। हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में रिजल्ट्स बदल जाएं, ठीक है, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं है। प्लस ज्योग्राफी मतलब बदल देती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। कराची में सर्टेन जस्चर्स, पाकिस्तान में सर्टेन जस्चर्स का मतलब कुछ और है, वही जस्चर्स आप इटली में ले जाएंगे कुछ और है, राइट। तो इस तरह वो कम्युनिकेशन ज्योग्राफी, एज, खित्ता, वक्त, इन सब चीज़ों पे, मौसम, इन सब चीज़ों से इंटरप्रेट की जा रही होती है। तो ये सब इसके वो हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, जस्चर्स नहीं, नॉट एट मैन सर, वो जुमला क्या बोला था मुझे, खैर छोड़ना वो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं इसे शुरू करना चाहूँगा। खैर आ जाएंगे बॉडी लैंग्वेज। ये बताएं कि हम सब बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सब बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, लाशऊरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपके रिटन वर्बल स्टेटमेंट को कॉन्क्रीट कर देती है, क्योंकि एक मैसेज दे रहे हैं आप जुबान से, वही मैसेज आप दे रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अगर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो आपके वर्बल मैसेज की इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंटिंग जेस्चर्स, पोस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज है तो वो उसमें आपको सबकॉन्शियस लेवल पे इम्पैक्ट करेगा। साइंस कहती है कि द मोर यू शो योर पाम्स टू पीपल, द मोर ट्रस्ट यू गेन। जरा अंडरस्टैंड करें इसके पीछे, इस पर रिसर्च हुई। अब क्या बताएं, अगर मैं आपसे मिलता हूं और मेरे हाथ पीछे हैं, मैं आपकी जनरल बात कर रहा हूँ, हाथ पीछे हैं, आपके जहन में आपका फोकस होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके जहन में क्या ये ख्याल आएगा कि ये हाथ पीछे क्यों है, हाथ में कुछ है, कोई बात कहना चाह रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है? ये कई हजार साल पे मबनी हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है। ये यहाँ पे इधर उधर प्रिमिटिव ब्रेन, जिसके अंदर बहुत बुनियादी चीज़ें होती हैं, भूख लगना, सोना, ये रिएक्शंस, ये प्रिमिटिव ब्रेन में होते हैं। प्रिमिटिव ब्रेन ये कहता है कि जब हम गारों में रहा करते थे, ठीक है, तब आप के दरवाजे पे कोई आए तो वो क्यों आएगा? ताकि वो आपसे मिल सके, या आपका शिकार जो आपने किया है वो आपने छीन सके, या पे हमला कर दे। ये हमला करना बहुत ज़्यादा
उस ज़माने में ज़्यादा पॉसिबल हुआ करता था। अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ है और मैं आप ज़रा इंडोनेशिया गारों के ज़माने में दोबारा चले जाएं और ज़रा सोचें कि मैं आपके उसके ऑपोजिट इफ आई एम शोइंग यू माय पाम्स बात करते करते सामने वाले कंफर्टेबल हो जाएगा। नो फियर। अगर मैं बात करते करते यूं कर लूं अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं या मैं आपको डिनाई कर रहा हूं या आई एम ब्लॉकिंग यू। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, ये आपकी बॉडी का वाइटल तरीन पार्ट होता है क्योंकि सारे ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं, इसीलिए जैकेट्स जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स आती हैं वो भी यहीं तक की होती हैं। इधर उधर गोली लगेगी तो बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ गोली लगेगी बचने के चांसेस कम है। ठीक है, इसी ये वाला पार्ट जो है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, आई एम अवॉइडिंग यू, आई एम डिक्लाइनिंग यू, आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ। लेकिन अगर सर्दी हो और ऐसे को बात कर रहा हो तो उसका मतलब है सर्दी लग रही हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है। सीढ़ी आ गई, इसलिए एब्सोल्यूट साइंस नहीं है। अभी मैंने मिक्स कर दिया सारी चीज़ें जिससे क्वेश्चन मैं आगे ब्रेक करता हूँ अभी। लेकिन वो एक और चीज़ बड़े मजे की साइंस कहती है